and I welcome you all to the weekly conversation शनिवार की शाम लेखक के नाम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम पोएटेस सीमा शिवेंद्र जी द्वारा लिखित पुस्तक क्वारंटाइन डायरी का विमोचन करेंगे व पुस्तक पर चर्चा होगी। दर्शकों, अब मैं आपको सबसे पहले इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि इंदिरा पब्लिशिंग हाउस was established in the year 2004 and till now we have published more than 1000 titles. Our authors are not only from India but also from USA, UK, Ireland, etc. Other than English and Hindi language, we also publish books in Gujarati, Sindhi, Marathi, and other languages. If writing is your passion and you want to become a published author, then do mail your script at promotions@indrapublishing.com. आज इस वर्चुअल बुक लॉन्च इवेंट में हमारे चीफ गेस्ट हैं पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी भोपाल चैप्टर के चेयरमैन पुष्पेंद्र पाल सिंह जी। आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ सर। यू आर वेलकम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है आपका। एंड हमारे साथ है हमारी डायनेमिक पोएटेस सीमा शिवेंद्र जी। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। दर्शकों, अब मैं आपको हमारे चीफ गेस्ट पुष्पेंद्र पाल सिंह जी का परिचय देना चाहूंगी। पुष्पेंद्र पाल सिंह जी एट प्रेजेंट पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी भोपाल के चेयरमैन हैं। साथ ही मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम मध्य प्रदेश माध्यम में प्रधान संपादक एवं मध्य प्रदेश सरकार के साप्ताहिक समाचार पत्र रोजगार और निर्माण के संपादक के रूप में कार्यरत हैं। पुष्पेंद्र जी को कई पुरस्कार जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता पुरस्कार, जालंधर का विशेष पत्रकारिता सम्मान, डॉक्टर सीवी रमन विज्ञान कम्युनिकेटर पुरस्कार, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए ठाकुर वेद राम पुरस्कार, विज्ञानश्री पुरस्कार और भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और आपने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, पर्यटन लेखन व जनसंपर्क बदलते आयाम, और ये दोनों पुस्तकें इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से आपने पब्लिश कराई है तथा दोनों बुक का बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है। और दर्शकों, अब मैं आपको ऑथर का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि सीमा शिवेंद्र जी वर्तमान में मध्य प्रदेश माध्यम की संपादकीय शाखा में कार्यरत हैं। आप शिवपुरी के निवासी हैं। आपकी विधा कविता है। आपको दूरदर्शन भोपाल की प्रथम उद्घोषिका गौरव विगत कई वर्षों से दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रस्तुति के साथ विभिन्न सांस्कृतिक मंचों पर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आप लेखन, संगीत, थिएटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट विधा से जुड़ी हुई हैं। किस्सा कहानी के नाम से पॉडकास्ट द्वारा अपनी लिखी कहानियों से सामाजिक चेतना फैलाने और कई वर्षों तक अध्यापन कार्य के साथ साथ समाज सेवी चेतना फैलाने और कई वर्षों तक अध्यापन कार्य के साथ साथ समाज सेवी संस्था से जुड़ी रही हैं। आप स्नातकोत्तर उपाधि जूलॉजी और कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के साथ शोध अध्ययन से जुड़ी हैं। और नाउ आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू अनवेल एंड फॉर्मली लॉन्च द बुक। प्लीज होल्ड द बुक एंड ब्रिंग द कैमरा। सर, थोड़ी सी आप बुक साइड में ऊपर ले लीजिए। हाँ, बढ़िया। So I formally declared the book launch and I wish great success to Seema ma'am। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी बुक जल्दी ही बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल होगी। थैंक यू वेरी मच। आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का आशीर्वाद मिला, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए सम्मान। खुश रहिए, एकदम प्रसन्न रहिए। और जी हाँ। और दर्शकों, ये बुक आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगा सकते हैं एंड भोपाल में लैंडमार्क बुक स्टोर पर अवेलेबल है ये। अब सीमा मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी बुक की लिखी जर्नी के बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू दीपाली जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ इंदिरा पब्लिशिंग का कि उसने मुझे ये मंच प्रदान किया। लेखन तो मैं कई सालों से कर रही थी, लेकिन खुद पढ़ती थी और खुद ही लिखती थी और खुद ही देख के खुश हो जाती थी। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। ये मेरे बच्चे थे जिन्होंने कोरोना काल में जब हम लोग घर में रहने लगे, तब उन्होंने मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे ऑनलाइन कराया।
उसके साथ उन्होंने मुझे एक काम दिया कि माँ अब आप लिखना रेगुलर शुरू करो और एक कविता रोज लिखोगी। ये एक कविता लिखने का जो काम मुझे मिला वो मैं आज तक कर रही हूँ। मेरी 400 साढ़े 400 के करीब कविताएँ हो चुकी हैं अभी रेगुलर में लिखने में। इसके साथ ही मैंने पॉडकास्ट का काम भी शुरू किया, जो मेरे बेटे अबीर ने ही शुरू किया था। अनुष्का और अबीर ने मिलके मुझे ये संग्रह जो है 50 कविताओं का मेरे जन्मदिन के लिए मुझे भेंट किया है। तो मुझे लगा बहुत कि बढ़िया। ये बहुत बड़ी बात है कि माँ-बाप बच्चों को आगे करते हैं। क्वारंटाइन में मेरे बच्चों ने मुझे लेखन की राह पे खड़ा कर दिया। इसलिए इसका नाम मैंने क्वारंटाइन डायरी रखा और इसके पीछे लिखने के पीछे मेरा मकसद भी ये रहा कि रोज़ लिखते-लिखते और लेखन करते-करते हम रोज़ हाँ, के आने वाले जो अवसाद हैं, उससे बाहर निकल सकें। सही बात है मैम। वाक़ई ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपके बच्चों ने आपको इतना मोटिवेट किया, जी, मैं आपको सब शुक्रगुज़ार हूँ अपने बच्चों की। वाक़ई में बहुत बढ़िया। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर पुष्पेंद्र पाल सिंह से कि आप इस पुस्तक और लेखक के बारे में कुछ बोलें। जी, मैं पुस्तक के कुछ बारे में बातचीत बताइए। हाँ, से पहले हाँ। तो मैं इस पुस्तक की लेखिका सीमा शिवेंद्र जी और प्रकाशक इंदिरा पब्लिशिंग हाउस और ख़ास तौर से इंदिरा पब्लिशिंग हाउस की ओर से दीपाली जी, आपको और मनीष भाई को मैं बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ कि दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेखक की जो सृजनधर्मिता है, उसका जो रचनात्मक कौशल है और उसका जो एक कल्पनाशीलता है, इमेजिनेशन जिसको कहते हैं हम, कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और एक-एक शब्द वो चुन-चुन कर भावनाओं को अपनी अभिव्यक्ति देता है और वो लोगों को कहीं न कहीं जागरूक करने का, शिक्षित करने का या लोगों को प्रेरित करने का काम वो शब्द करते हैं। लेकिन अगर उन शब्दों को कोई मंच ना मिले, तो शायद वो शब्द आम लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं, जन-जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए उनको मंच देने का काम जो इंदिरा पब्लिशिंग हाउस और मैं देख रहा हूँ कि इंदिरा पब्लिशिंग हाउस ने बहुत सारे ऐसे नए लेखकों को, युवा लेखकों को और ऐसी प्रतिभाओं को जो कि कहीं छिपी हुई थी, जिनको कोई मंच नहीं मिल पा रहा था या मंच की तलाश भी शायद वो संकोचवश नहीं कर रहे थे, उनको ढूँढकर जो है जिस तरह का मंच दिया है। तो मैं दोनों को ही लेखिका को भी और इंदिरा पब्लिशिंग हाउस और आप दोनों को, दीपाली जी और मनीष जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता थैंक यू हूँ। सर। आप लोग इसी तरह से सीमा जी सृजन करती रहें और आप लोगों को मंच देते रहें और समाज में सकारात्मक बदलाव हम लोग लाएँगे। ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक ऐसा समाज जिसकी हम लोग हमेशा कल्पना करते हैं और उसको साकार होते हुए देखना चाहते हैं, तो शायद उस दिशा में ही ये एक बड़ा कदम होगा। साथ-साथ सीमा जी के दोनों बच्चों, अबीर और अनुष्का को भी बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। वो दोनों से मैं लगातार परिचित रहा हूँ। से अनुष्का से तो बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन सीमा जी से सुनता रहता हूँ और अबीर से मेरी मुलाकात होती रहती है। कल भी वो आए थे पुस्तक देने के लिए, तो मेरी मुलाकात हुई थी। वो बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत ही वो भी बड़े रचनात्मक हैं, बड़े पॉजिटिव अच्छा। सोच के हैं अबीर और निश्चित रूप से उन दोनों को बधाई इस बात के लिए भी कि उन्होंने उनका जो माँ के प्रति प्रेम है और ख़ास तौर से एक सरप्राइज़ माँ को उन्होंने जन्मदिन के अवसर पर दिया कि उनकी कविताओं को लगातार वो सहेजते रहे और उन्होंने पब्लिश करा निश्चित रूप से जो है ये भावनात्मक जो लगाव है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो उनकी जो भावनात्मक अभिव्यक्ति है, उनकी माँ के प्रति जो प्रेम है और उनकी जो सकारात्मक जो सृजनशीलता है, उसको भी मैं जो है एक तरह से साधुवाद देता हूँ और निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि ऐसे बच्चे बहुत ही संस्कारों से हमें मिलते हैं। तो उनको भी मैं बधाई शुभकामनाएँ देता हूँ। जहाँ तक इस पुस्तक की बात है, मैं देख रहा था कि कल मुझे जब पुस्तक मिली तो मैंने कल से लेके आज तक लगभग इसकी सारी कविताएँ मैंने पुस्तक की पढ़ी और उनको देखने समझने की कोशिश की। तो पहले तो मेरा जिज्ञासा मन में यही मैंने कल ये सवाल सीमा जी से और अबीर से भी किया कि उन्होंने कहा था कि भाग 1 क्वारंटाइन डायरी भाग 1, तो मैंने कहा इसका मतलब अभी भाग 2 भी बचा हुआ है और कुछ और कविताएँ शेष हैं जो समय हमें आगे आने वाले समय में जी। देखने को मिलेंगी। लेकिन भाग 1 में जिन कविताओं का संग्रह किया गया है, जिन कविताओं को शामिल किया गया है, निश्चित रूप से वो कविताएँ बहुत ही प्रभावित करने वाली हैं, बहुत ही एक तरह से प्रेरित करने वाली हैं और बहुत चुनकर बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर, क्योंकि क्वारंटीन डायरी है तो सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि क्वारंटीन डायरी है तो निश्चित रूप से कोरोना काल के दौरान जो है खास तौर से जो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया थी या जो बाद में कोरोना कर्फ्यू की जो प्रक्रिया थी, उस दौरान लिखी गई कविताएं हैं और उस दौरान लिखी गई कविताएं होंगी और उसमें कोरोना जैसा विषय अछूता रहेगा इसकी तो कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
कोरोना पर जरूर जिक्र होगा। और कोरोना पर जिस तरह से उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं, मैं देख रहा था कि इसमें 3-4 कविताएं हैं जो कि कोरोना के बारे में, कोरोना के अलग अलग रूपों को सामने रखती है। कभी हमें कोरोना से, क्योंकि जो महामारी की बात उन्होंने की है, बचो कोरोना जो उन्होंने बात की है, तो उसमें एक तरह से, और फिर उसके बाद अनलॉक टू अनलॉक, और फिर जान है तो जहान है, फिर जो है अंत में भी मैं उस पर भी बात करूंगा, अंत में जो चल दिया 20 जो कविता उनकी है इसमें साथ में। तो इस तरह से उन्होंने कोरोना से बचने की जो बात है, लोगों को जागरूक करने की बात है कि दो गज की दूरी, मास्क जरूरी, किस तरह से आप इससे बचें। फिर उस समय को कैसे, उस वक्त में भी जो है उन्होंने कोरोना को दिया है कि कोरोना का जो एक वक्त है ये गुजर जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन वक्त है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से एक पूरा एक कोरोना के अलग अलग रूपों को और उससे बचने की बचने की जो प्रेरित करना है बचने के लिए, उसकी जो एक जिम्मेदारी थी उसको एक तरह से सीमा जी ने निभाया है। और कहीं ना कहीं लोगों को एक मनोबल बढ़ाने का, एक हौसला बढ़ाने की जो जिम्मेदारी थी कि आप पे समय है, कोई बात नहीं है, आप मजबूती से आगे बढ़िए, साहस से आगे बढ़िए। तो उस समय के जो थोड़ा सा एक लोगों के मन में भय और निराशा और डर का जो वातावरण था, उससे जो है एक तरह से निकालने की जो कोशिश है और एक तरह से जो एक उत्साह बढ़ाने का जो बात है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो कविताएं बड़े प्रभावी ढंग से, उनमें शब्दों का चयन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिलसिलेवार उनका वर्णन है। और उसमें कहीं ना कहीं वो निश्चित रूप से आपको इस कठिन समय से निकलने के लिए आपको प्रेरित करती हैं और एक आपकी हौसला अफजाई करती हैं वो कविताएं। तो उस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ कि पहले तो क्वारंटीन डायरी में कोरोना के बारे में ही बहुत सारी, और उसके बाद उन्होंने जो थोड़ा सा जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जो है हमारी बड़ी समृद्ध संस्कृति है, भारतीय संस्कृति बड़ी रिच है, और इसमें हमारे जो बहुत सारी परंपराएं हैं, तीज त्योहार हैं, पर्व हैं, देवी देवताएं हैं, उनको भी बड़े जो एक तरह से कहे कि उनको चुन चुन कर इन्होंने कि किन किन बातों का वर्णन हम करें, तो खास तौर से पर्वों का बात, और निश्चित रूप से पर्वों की जो उन्होंने बात की है, तो उन्होंने पर्वों को, जैसे दीपावली है, दशहरा है, इनकी बात उन्होंने पर्वों की है जो भारतीय संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माने जाते हैं। और उसमें उन्होंने जो खास बात ये की कि पर्वों को उन्होंने कोरोना से भी जोड़ा है कि कोरोना की जो निराशाजनक पीरियड है हमारा, जो ऐसा थोड़ा सा संकट का दौर है, उसमें पर्व आएंगे तो थोड़ा सा जीवन में उत्साह आएगा, जीवन में उमंग आएगा, जीवन में जोश आएगा, बदलाव आएगा, थोड़ा सा एक लोग वहाँ से ध्यान हटेगा उनका, लोग उससे थोड़ा सा अपनी संस्कृति, अपने पर्वों के माध्यम से अपने परिवार से, अपने लोगों से जुड़ेंगे, अपनी आस्थाओं पर भरोसा रखेंगे। तो एक उनके अंदर उसके बहाने, पर्वों के बहाने भी एक जो परिवर्तन है, बदलाव है, और एक उत्साह, उमंग और जोश की जो हम बात करते हैं, जो जरूरी है, उसको उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो निश्चित रूप से हमारे पर्व तो महत्वपूर्ण हैं, पर्वों के बारे में अपने जानना, समझना, उनके महत्वों को, उनकी बारीकियों को, वो तो हमेशा महत्व रखता है और हमेशा हमें आकर्षित करता है। हमारे अंदर एक कौतूहल होता है और हर बार अलग अलग ढंग से अलग अलग कवि और लेखक उसको, त्योहारों को अपने वर्णन करते रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसमें कोरोना से जोड़कर उसकी बात कहना, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय संस्कृति की जब हम बात करते हैं, तो भारतीय संस्कृति में हम पर्वों की भी बात करते हैं, भारतीय संस्कृति में हम देवी देवताओं की भी बात करते हैं। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति में प्रमुख रूप से जो महादेव या शंकर भगवान की हम बात करते हैं, तो उन्होंने जो शिव योगी जो कविता है उनकी, तो निश्चित रूप से शिव की महिमा का वर्णन उन्होंने किया है। लेकिन शिव की महिमा, यहाँ भी उनका जो प्रकृति प्रेम है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि शिव योगी में भी उन्होंने किस तरह से जो सावन का सोमवार है और किस तरह से जो प्रकृति के सब हरियाली है, किस तरह से बेलपत्रे हैं, उनको जोड़कर उन्होंने वो बात की है। तो एक शिव महिमा का एक प्रकृति के साथ जोड़कर दोनों स्वरूपों को उन्होंने साथ में रखकर उसका जो वर्णन किया है। और फिर उन्होंने नवदुर्गा की जो बात की है, तो उसमें माँ दुर्गा हमारी जो है संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इस तरह से उन्होंने शिव महिमा और नवदुर्गा, जो शिव योगी के नाम से जो शीर्षक से कविता है, नवदुर्गा है, तो उन्होंने दुर्गा का जो महत्व है, हमारे यहाँ तो स्त्री शक्ति की पूजा की जाती है, स्त्री शक्ति, मातृशक्ति, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब प्रकृति की हम बात करते हैं, तो उन्होंने हरियाली एक कविता जो लिखी है वो भी निश्चित रूप से, और प्रकृति की अगर हम बात करें तो जो भारतीय जो संस्कृति में और ख़ासतौर से हमारे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए जो माँ नर्मदा है, वो हमारी संस्कृति में रची बसी हैं और हमारी जीवन रेखा मानी जाती हैं। और हमारे 1000 तीर्थ
उस नर्मदा नदी के किनारे हमारे माने जाते हैं और एक तरह से हम कहते हैं कि जो है कि माँ नर्मदा ही है जो हमारा उद्धार करेगी। उनकी हमेशा हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो हर हर नर्मदे शीर्षक से जो उनकी कविता है, तो इस तरह से हम देखें कि उन्होंने हरियाली और हर हर नर्मदे के माध्यम से नदियों का महत्व और किस तरह से नदियों को हमारे यहाँ देवी के रूप में पूजा जाता है, उनका माँ का एक स्वरूप उनको दिया जाता है, उसके महत्व को इंगित किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय उन्होंने एक तरह से इस पुस्तक में और कविताओं के माध्यम से उन्होंने चुने हैं। और फिर प्रकृति की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो देवी देवता भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। फिर नदी, प्रकृति, सूर्य देवता, जैसे उन्होंने कविता है जो सूर्य देवता के ऊपर है, तो उन्होंने किस तरह से उन्होंने जो है सूरज और सूरज करके उसको संबोधित किया है, और सूर्य और शनि का जो पुत्र और पिता का जो संबंध है उसको। लेकिन साथ ही साथ ये भी से त्योहार है जो सूर्य के दिन पर निर्धारित होते हैं, जिसमें हम संक्रांति का पर्व मनाते हैं, पोंगल है, बिहू है, बैसाखी है, फिर जो है और भी दक्षिण भारत में हमारे बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जो कि सूर्य की दिशा पर होते हैं। तो प्रकृति का किस तरह से हमारी संस्कृति से संबंध है, तो मैं कहूंगा कि एक तरह से इन सारे संबंधों को अलग अलग कविताओं के माध्यम से, कि हमारी भारतीय संस्कृति को अगर एक हम समझने की कोशिश करें उसके विभिन्न अंगों को, तो एक तरह से संस्कृति में हम त्योहारों को लेते हैं, पर्वों को लेते हैं, हम अपने देवी देवताओं को लेते हैं, हम अपनी प्रकृति को लेते हैं, हम उसमें ब्रह्मांड को लेते हैं। तो इस तरह से उन सभी को उन्होंने किस तरह से एक आपस में संजोया है, आपस में उनके जो अंतर संबंध हैं उनको अपने कविता के माध्यम से उन्होंने रखा है, जो कि बहुत ही प्रेरित करता और बड़ा अच्छा उसका एक प्रभाव बन पड़ा है। उसमें शब्दों का चयन, उनमें जो जिन बिंदुओं का उन्होंने वर्णन किया है वो निश्चित रूप से पठनीय है, और मुझे लगता है कि जब पाठक उनको पढ़ेंगे तो पाठकों को अच्छा लगेगा और एक नई दृष्टि उनको उनके माध्यम से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और जो दो और महत्वपूर्ण विषय मुझे लगता है कि इसमें शामिल किए गए हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है देशभक्ति। एक सबसे जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा मैं थोड़ा विस्तार से अंत में करूंगा, लेकिन देशभक्ति जो एक विषय उन्होंने लिया है और उसमें कई कविताएं उन्होंने देशभक्ति से जुड़ी हुई चुनी है, जिसमें शहीदों को नमन है, सजग प्रहरी है, कारगिल दिवस है, प्यारे वतन है, फिर उसके बाद गलवान तुम्हारा है, जिसमें चीन को उन्होंने कहीं ना कहीं जो है एक तरह से आगाह किया है, चीन पर कुछ चुनौती दी है उन्होंने गलवान तुम्हारा में, शहीदों को नमन, सजग प्रहरी, ये सारे जो हमारे शहीद जो सेना के जो हमारे जवान हैं जो कि एक तरह से सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, और हम कहते हैं कि जो है वो जागते हैं इसलिए हम चैन से सो पाते हैं। तो उनके प्रति एक सम्मान, उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव, और उनके प्रति जो है एक आने वाली पीढ़ी में एक संस्कार उनके प्रति पैदा हो सकें, इन सबको लेकर उन्होंने जो एक तरह से इन कविताओं के माध्यम से बात की है, वो बहुत ही प्रभावी ढंग से बात की है और बहुत ही अच्छा है। और एक तरह से, और दूसरा एक और विषय उन्होंने बीच में छोटा सा एक विषय और चुनते निकल गई हैं ये बीच में, जिसमें जो है जय गणेश के माध्यम से जो हमारा स्वच्छता का जो सर्वेक्षण है, और उसमें जिस तरह से मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है, और उसमें इंदौर और भोपाल जैसे शहरों ने स्वच्छता में अपना स्थान कायम किया है, तो उसको भी उन्होंने बीच बीच में थोड़ा विविधता लाने के लिए उन्होंने बात की है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक बात है इसमें, कि जो हमारे भारतीय संस्कृति का ही उसको हिस्सा मैं मानता हूँ, जो हम यहाँ मातृ शक्ति की पूजा करते हैं, स्त्री शक्ति की पूजा करते हैं, तो इनकी जो इसमें जो कविता है जिसमें माँ कविता, जिसमें मातृ शक्ति तुझे प्रणाम से उन्होंने शुरू की है, उसकी जो कविता पूरी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी जो आखिरी की कुछ पंक्तियां हैं जिसमें माँ के महत्व को आप समझ सकते हैं, उनको जरूर मैं यहाँ आपके सामने उनको रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसको अगर हम थोड़ा सा समझेंगे तो इनका जो शब्दों का चयन है, इनकी जो शैली है, उसका एक थोड़ा सा एक आपको उदाहरण मिल सकेगा, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ये धाम है जो कलकड़ से रज और रज से मिलकर सृष्टि का आधार बनी, नमन आज के दिन हर नारी जो माँ जो के माँ रूप में जीवन का आधार बनी, और सभी ममतामय माँ को एक माँ का सलाम। तो एक माँ का सलाम सभी ममतामय माँ को, तो एक माँ के रूप में माँ को देखना, ये अभी तक हमने माँ को दूसरे बेटे किस तरह से देखते हैं, या एक जो पुरुष है वो किस तरह से माँ को देखता है, उनकी कविता सुन, लेकिन माँ किस तरह से माँ को देखती है
उन भावनाओं को हम इसमें देख पाए हैं। और फिर जो हम बात करते हैं कि जो स्त्री शक्ति हमारी भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार है, उसमें जो हम बात करते हैं कि जो बेटियों की हम बात करते हैं कि आज जो बेटियों को बचाने की हम बात करते हैं, बेटियों को पढ़ाने की हम बात करते हैं, और जिस तरह से स्त्री पुरुष अनुपात की हम जो बात करते हैं, उसमें बेटियों के महत्व पर बहुत कुछ लिखा गया है। तो इन्होंने भी जो है इसमें सुनो बिटिया और बेटी करके जो 2 कविताएं इसमें शामिल की गई हैं, निश्चित रूप से वो दोनों कविताएं जो है बहुत बेटी के महत्व को इंगित करती हैं और एक अलग दृष्टि। बेटियों के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, बहुत सारे लेखकों ने, कवित्रियों ने, कवियों ने लिखा है, अपने अपने ढंग से लिखा है, पर इन्होंने भी अपनी भावना उस तरह से, और बेटी को देवी का अवतार उन्होंने बनाया है, बताया है। और एक थोड़ा सा महिलाओं के अधिकारों की बात उन्होंने कब जानोगी, और एक और बहुत भावनात्मक, एक जो बच्चे चुलबुले होते हैं, मेरी मटक्को जो कविता है, वो भी जो है बहुत ही अलग ढंग से एक मतलब उसमें एक विविधता प्रदान करती है, एक नया उसमें एक आयाम प्रस्तुत करती है कि वो बड़ी हो गई है, चुलबुली हो गई है, किस तरह से धीरे धीरे अब वो बात करने लगी है। और फिर एक मायका भी जो कविता जो है इसमें शीर्षक से, तो वो भी मायके का क्या महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम कहते हैं कि जो है स्त्री पराया धन होती है, शादी के बाद वो एक बिल्कुल नए परिवेश में चली आती है, जो कि भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही एक हमेशा से अध्ययन का विषय रहा है, हमेशा से अचरज का लोगों का विषय रहा है कि किस तरह से वो जाके अपनाती है। लेकिन उसके बाद भी मायके का क्या महत्व है और मायका क्यों महत्वपूर्ण रहता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। मेघदूत प्रकृति की हम बात करें तो मेघदूत एक कविता जिस तरह से इसमें है, रावण के जो 10 रूप हैं, उनको उसके जो नकारात्मक पक्ष हैं, उन 10 रूपों की जो व्याख्या जिस तरह से उन्होंने की है, तो मुझे लगता है कि एक-एक कविता बहुत महत्वपूर्ण बन पड़ी है, एक-एक कविता बहुत प्रभावी बन पड़ी है, और उन कविताओं को मुझे लगता है कि पाठक बहुत पसंद करेंगे और बहुत ही प्रेरित होंगे उनसे। और शब्दों का चयन, उनकी जो व्याख्या है, वो लगातार कई जगह आपको वो प्रकृति के प्रति आह्लादित करती है, कई बार आपके अंदर उत्साह, मनोबल का संचार करती हैं कविताएँ। कई कई बार ये कविताएँ आपके अंदर जो है एक भावनात्मक एक इमोशंस का जो है वो संचार करती हैं, जब आप अपनी आस्थाओं के प्रति बात करते हैं। तो ऐसे अलग-अलग भावनाओं को, अलग-अलग मूड्स को ये कविताएँ आपके सामने रखती हैं। जब आप देशभक्ति की भावना से प्रेरित होते हैं, तो आपके अंदर एक जोश, उत्साह आ जाता है। जब माँ और बेटी के बारे में आप देखते हैं, तो आप बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। आपको अपने पूरे परिवार और अपनी पूरी कहानी उसमें याद आने लगती है। जब प्रकृति और देवताओं के और उनके संबंधों की बात करते हैं, तो आपको भारतीय जो संस्कृति है, उसकी समृद्धता और उसकी जो रिचनेस है, वो आपको दिखाई देने लगती है। तो मुझे लगता है कि सब कुल मिलाकर जो है कविताओं का जो चयन है, जो विषयों का चयन है, और ये बहुत ही अच्छा है, और एक अच्छा कविता संग्रह ये बन पड़ा है, और पाठकों को निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये पसंद आएगा और पाठकों पर एक अलग-अलग ढंग का प्रभाव उनको छोड़ेगा और प्रेरित करेगा। और शायद ये पहली पुस्तक है, इसको पढ़कर पाठक सीमा जी की अगली पुस्तक का और बाकी कविताओं का जो भाग 2 जिसको मानो उसका इंतजार करेंगे। तो मैं इतना ही कहकर सीमा जी को एक बार फिर बधाई देता हूँ। इंदिरा पब्लिशिंग हाउस और दीपाली जी और मनीष भाई को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ कि एक अच्छी पुस्तक, और अभी जो हज़ारों की पुस्तकों की जो श्रृंखला है, उस कड़ी में एक और नई पुस्तक और एक अच्छी पुस्तक का समावेश इसके माध्यम से हुआ है। मेरी शुभकामनाएँ। हाँ, धन्यवाद सर आपका बहुत-बहुत। जो मूल्यवान शब्द आपने कहे, वो सदैव याद आएँगे, हमें जीवन का नया रास्ता दिखाएँगे। आपका हृदय से आभार। धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे कि मैम बुक का शीर्षक है क्वारंटाइन डायरी, तो ये जी। पढ़कर लगता है कि कोरोना काल के अनुभव की दास्तान को आपने शब्दों में पिरोया है। जी। तो इस बारे में कुछ बताएँ आप दर्शकों को? जी, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये कोरोना काल में लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, उसके अगले दिन से जो मुझे होमवर्क बच्चों के द्वारा मिला था, वो मैंने शुरू कर दिया था। तो ये उन दौरान में लिखी गई कहानी कविताएँ हैं बेसिकली, कहानियाँ तो अलग, एक संग्रह आपके सामने भी आएगा कुछ ही दिनों बाद। ये वो उस समय की लिखी गई कविताएँ हैं, और उन उन दौरान में जैसे सर ने बताया कि उन दौरान में जो भी पर्व आए, त्योहार आए, पितृपक्ष आए, तो अब चूँकि सब घर में हैं और परिवार के साथ हैं, और कहीं न कहीं सबका मनोबल कमज़ोर तो हो ही रहा था कोरोना से, तो उस दौरान ये लिखा गया था। इस दौरान ये लिखी गई मेरे मन के भाव हैं, तो डायरी आप सभी लिखते हैं, कोई संस्मरण लिखता है, कोई कहानियाँ लिखता है, कोई गद्य-पद्य लिखता है, मैंने उसे काव्य में पिरोया है, और मुझे ये बच्चों ने गिफ्ट किया है। तो इसलिए इसका नाम क्वारंटाइन डायरी रखा गया।
साउंड। दीपाली जी आपकी ओके, आवाज हाँ हाँ, वो मैं म्यूट थी। हाँ मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आप इस बुक को लिखने के लिए जी। कैसे प्रेरित हुई और क्या उद्देश्य है आपका ये लिखने का? इसको लिखने का तो मैंने आपको बताया कि हालाँकि मैं लिखती बहुत थी, लेख, हाँ। आलेख, कविताएँ या कहानियाँ समय-समय पे छपती थी, लेकिन संग्रह रूप में कोई नहीं आया। ये मेरा बाल्यकाल का या बचपन का या 9, 10th, 11th, 12th का जो भी लिखा हुआ है, हाँ। वो आज तक मेरी डायरी में ही है, वो कुछ दिनों बाद संस्मरण में आएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इनको छपवाऊँ या सब जगह मतलब इसको एक संग्रह के रूप में रखूँ। हाँ। लेकिन इन बच्चों ने मुझे जो ये संग्रह बना के दिया और चूँकि मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम सब पे लाइव किया, तो उसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मेरी कविताओं को सराहा, मुझे भी थोड़ा बल मिला। तो मैंने इसलिए इसका नाम क्वारंटाइन डायरी करके इसमें कुछ कविताओं का संग्रह समाप्त किया है। हाँ। तो जैसे मैं बता रही थी दर्शकों को, शायद जी, मेरी जी। आवाज़ नहीं पहुँची होगी। जी, जी। मैं दिखा रही थी कि मैम ने हर पोएम के साथ एक स्केच भी बनाया है, तो ये बुक पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा क्योंकि हर पोएम के पास में स्केच बना हुआ है उस पोएम से रिलेटेड, और कई विशेष टॉपिक्स पे मैम ने लिखा है इसमें, महत्वपूर्ण टॉपिक्स लिए हैं सारे। क्योंकि मुझे इसमें लगता था कि एक कविता ब्यूटी ब्यूटी जो है वो जी, जी, जी। दरअसल सौंदर्य जो है उसकी व्याख्या करती है। और जी, एक मलाला के ऊपर जो कविता है और जी। खासतौर से नानक, तो हमारे महापुरुषों को भी जो है किस तरह से हमें देखना चाहिए, और उसमें नानक के बहाने वो बातें कही गई हैं। मलाला का जो साहस है उसका भी बयान मलाला का जो कविता उसमें किया गया। और ब्यूटी ब्यूटी कविता जरूर पढ़िए आप, क्योंकि जो सौंदर्य को जो हमारे यहाँ परिभाषा होती है, सौंदर्य के जो मायने हैं उसको अगर सही जी हाँ। मायने में समझता है तो आप ब्यूटी ब्यूटी कविता से आप समझ सकते सर आप अगर चाहें तो पढ़ के भी सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को कोई कविता, अगर आपको गुड। मैम की कोई कविता बहुत पसंद आई तो। हैं। हाँ, थोड़ा सा समय दे तो मैं अभी आपको ब्यूटी ब्यूटी कविता सुनाता हूँ। हाँ ब्यूटी सर। थैंक यू। ब्यूटी निकालता हूँ। हाँ। सर 56 नंबर पेज पे है। 56 ना? जी सर। देखिए ये है ब्यूटी ब्यूटी। नाम मेरा है ब्यूटी ब्यूटी, बचपन में सब कहते ब्यूटी, रंग मेरा था श्यामल सा, फिर भी घर भर में ब्यूटी। दीदी मेरी थी बहुत ही गोरी, पीले सोने सी चमकी छोरी, फिर भी रंग के सामने उनके दुबक जाती थी खूबी मेरी। चलन रंग बस गोरा गेहुआ, अब करे क्या गहरे श्याम वर्ण छोरी। दम का रूप रंग सुनहरा चाहिए, वधु बनोगी चमकी दिखना चाहिए। ब्यूटी अपने लिए कोई क्रीम लाइए, जो तुमको गोरा दिखलाए, झट से देखे तुमको चुन ले, तुमको सुहागी संसार में ले जाए। ब्यूटी के तो होश उड़ गए, कैसे कैसे नियम जुड़ गए, रंग तो खानदान से ही आता, नैन नंग माता पिता पर जाता। फिर कौन बदल सकता है रंग को, ये तो है घर में ही रंग भेद कराता, बहने बहने एक ही घर में रंग से उनको तोला जाता। आप सुंदर ऐसे दिखोगी, ब्यूटी का मन विज्ञापन पर जाता, लगाती रही महीनों तक ये, रंग था पक्का कैसे बदल जाता। ब्यूटी को जैसे समझ में आया, दीदी से ज़्यादा खुद का मान बढ़ाया, बन गई बड़ी सरकारी ऑफिसर, जल्दी ही अच्छा घर वर पाया। लोग भी बोले बड़ी रानी है, ब्यूटी का अब चेहरा मुस्काया, कहने का बस सार यही है, गोरा बनाने वालों को भी समझ ही आया। सारी श्यामल सुंदरियों से है कहना, काबिल बनाने में खुद को लगाओ, रंग बदलता नहीं किसी लेप से, अपने विश्वास में खुद की ब्यूटी पाओ, खुद की ब्यूटी बनाओ। एक समय था जब श्यामल रंग वाली कन्या को बोध कराया जाता था, लेकिन आज काबिल होना ही पहचान का रंग बन गया है। देखिए, तो इससे जो है, जो हमारा जो समाज है, उस समाज में एक बहुत बड़ी जो उसकी मानसिकता है कि किस तरह से पूरे रंग को, कि आप अच्छे परिवार में जाएंगी, अच्छा वर आपको मिलेगा। और लगातार एक बच्ची जो है वो किस तरह से हीन भावना से ग्रसित हो जाती है और लगातार किस तरह से सोचती रहती है। तो उसको एक ये है कि असली जो सौंदर्य है जीवन का,
और असली जो सुंदरता है वो आपकी योग्यता से है, वो आपकी काबिलियत से है, आपकी क्षमताओं से है। आप अपनी योग्यता, काबिलियत और क्षमताओं पर ध्यान दीजिए, तो वही आपका सौंदर्य है। और ये समाज की भी मानसिकता है कि जब आपकी योग्यता, क्षमता, काबिलियत, आपकी प्रतिभा जब आपके रंग रूप पर हावी होती है, तो फिर वही सौंदर्य का रूप ग्रहण कर लेती है। तो इस कविता को मैं इसलिए सर्वश्रेष्ठ कविता इस पूरी पुस्तक की मान रहा हूँ। वाह, समाज की धन्यवाद। बड़ी जो विकृति है, उस विकृति पर ये चोट कर रही है, और उस मानसिकता को बदलने का एक प्रयास इस कविता के माध्यम से किया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। और इसके लिए मैं सीमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। हाँ सर, बहुत अच्छे से आपने पोयम पढ़ी, वाकई सुन के अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छे से है। तो सीमा जी, मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लिखने का शौक कैसे आया है? क्या आपकी फैमिली में कोई था जिसको देख के आप इंस्पायर हुई लिखने के लिए, या फिर मतलब बचपन से कैसे आया आपको शौक? फैमिली में तो ऐसा कोई राइटर नहीं रहा है, लेकिन ये ज़रूर था कि मोटिवेट ज़रूर करते थे। मैं सेकंड क्लास में थी तब से मैं एक्सटेम्पोर और वाद विवाद और नाटक इन सभी में भाग लेने अच्छा। लगी थी। घर वाले पूरा सपोर्ट करते थे मुझे। मेरे ब्रदर और मेरी सिस्टर जो है मुझे कैसे सही उच्चारण करना है वो सिखाते थे। उनको करते-करते ये हुआ कि मैंने आपको बताया कि हमारे स्कूल में जो आजकल स्कूलों में नहीं है, वो हमारे उस समय के स्कूल में, मैं शिवपुरी में थी, विद्या मंदिर में, बाल विद्या मंदिर था। वहाँ एक हर शनिवार को एक आधे दिन के बाद बाल सभा होती थी। उस बाल अच्छा। सभा में बच्चों को किसी न किसी एक टॉपिक पे बोलना होता था। तो कभी 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त पे बोलना है, कभी चंद्रशेखर आज़ाद पे बोलना है। तो मेरे अंदर ये हुआ कि मैं बोलने लगी और बोलते-बोलते मैं जब आगे आने लगी, तो वहाँ इनाम में टॉफ़ी मिलती थी। तो मुझे लगता था कि हर बार ये टॉफ़ी मुझे ही जीतना है। लेकिन एक बार टॉफ़ी के लालच में ये हुआ मैडम कि मैं बोलना भूल गई। मैं अच्छा। घर आकर बहुत दुखी, हाँ, बहुत दुखी हुई। हाँ। मैंने सोचा अगली बार मैं एक काम करूँगी, हाथ पे लिख के ले जाऊँगी। लेकिन मैं लिख नहीं पाई, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं मैं याद करूँगी। और उसके बाद से मैं याद करने लगी और याद कर के फिर लिखने भी लगी। तो पहले मैं छोटी-छोटी कविताएँ लिखती थी, कभी तुलसीदास जी पे, कभी दिवाली पे, जैसे अभी इन पर्वों के ऊपर लिखा है, बहुत छोटी होती थी। वो कविताएँ, डायरियाँ हैं मेरे पास आज भी मौजूद। और फिर वहाँ से लिखना शुरू हुआ, तो हुआ ये कि हमारे जिस समय मैं बीएससी फाइनल ईयर में थी, उस समय ये युवा महोत्सव मनाया जाता था कॉलेजों का, ये इंटर यूनिवर्सिटी। तो उसमें एक कविता पर मुझे जो है दैनिक भास्कर के एक अविनाश सर थे, अभी तो रहे नहीं, वो महिला सेक्शन देखते थे, तो उन्होंने इनाम के तौर पे मुझे कहा कि तुम एक काम करो, महिला सेक्शन में आओ और कुछ लिखा करो। उन्होंने मुझे वो इनाम के तौर पे चुना भी। और लेकिन मेरा ये था कि मैं उस समय बहुत ज़्यादा इसको पैशन के तौर पे नहीं ले पाई। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताती हूँ कि घर के लोग भी जो है वो पत्रकारिता में आने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। अच्छा। पर हाँ, पर जब मैं फिर दूरदर्शन में सेलेक्ट हुई, अनाउंसर बनी, हस्बैंड मेरे दूरदर्शन में ही थे, वहाँ से मुझे सपोर्ट मिलता चला गया और मेरा लेखन फिर वहाँ से निकलता, उभरता हुआ चला गया। तब भी मैंने छपवाया, कहीं-कहीं पे मैं छपती रही, लेकिन ऐसा संग्रह नहीं था मेरे पास कभी भी। बच्चे मुझसे पूछते थे कि तुम इतना अच्छा लिखती हो, बोलती हो, कोई दोस्त रहते थे वो अपने लिए लिखवा लेते थे, गीत लिखवा लेते थे, कविता लिखवाते थे। मैंने नाटक भी लिखे हैं, 3 नाटक मेरे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी हुए हैं। लेखन पर मैंने ऐसा नहीं ऐसा किया था कि एक ही जगह लिखूँ, लेकिन फिर मैं घूमते-फिरते पत्रकारिता में सर के सानिध्य में आई, मार्गदर्शन मिला। फिर मैं पढ़ाने लगी इस पत्रकारिता को। उसी दौरान में माध्यम में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं वहाँ आ अच्छा। गई। वहाँ मुझे लेखन का जो कार्य मिला, उससे मेरे लेखन की विधा और क्षमता और शब्दों का चयन, वो सारी चीज़ों पे बहुत असर आया। वाक़ई में आपकी लिखने की स्टाइल बहुत अच्छी है, बहुत मतलब ईज़ी वर्ड्स में आपने लिखा है, और जी, जी। वाक़ई बहुत टचिंग धन्यवाद। है। धन्यवाद, लेकिन मनीष वाक़ई। भाई और आपको भी कि आपने मुझे ये मंच दिया कि लोगों के सामने आ पाया। और हाँ, धन्यवाद मेरे बच्चे हैं कि जिन्होंने मुझे इस राह पे चला दिया है। नहीं, वाक़ई में बच्चों ने तो बहुत सपोर्ट किया आपको, और जी, आप में ज़रूर। तो है ही टैलेंट, तो आप वाक़ई आपने बहुत अच्छे से आप आ गया है। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगी कि आप बुक में से अपनी पसंदीदा कविता पढ़ के सुनाएँ दर्शकों को। जी, ज़रूर। मैंने जैसे सर ने तारीफ़ किया कि शिवयोगी कविता, और क्या है कि मौका और दस्तूर दोनों है कि हाँ। आज सावन की पूर्णिमा है और कल से सावन सोमवार शुरू भी हो रहा है। हाँ। मतलब संडे छोड़ के मंडे, हाँ। सावन सोमवार आएगा। तो मेरा मन था कि मैं आपको ये शिवयोगी की जो है, आपको ज़रूर सुनाऊँ।
हरी भरी वसुंधरा, हरी भरी वसुंधरा और शिवयोगी की धार है, भोला की सवारी है, सावन का सोमवार है। हर हर का उद्घोष है, धतूरे की बहार है, बेलपत्र से सजा देखो शिव का दरबार है। मलंग है, मृदंग है, पर नटराज ये लमक उठे, भस्म से सजे हुए गणों की ये बहार है। कर्मयोगी चल रहे, कर्मयोगी क्योंकि कावड़ यात्रा इन दिनों निकलती है, कि कर्मयोगी चल रहे गौरा को संग लिए, और भोला भी ठुमक रहे गर्दन पर सर्प लिए। आहानाद त्रिशूल का, आहानाद त्रिशूल का, त्रिनेत्र खुलन को तैयार है, हरी भरी वसुंधरा शिवयोगी की धार है। इन दिनों सावन में प्रकृति अपना रूप ले लेती है, हम सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो ये रूप है प्रकृति का, ये रूप है प्रकृति का, मन संग हिलोर करे, हरियाली की चूनर ओढ़ अब बरसने को तैयार है। दूब फूल पत्ती पेड़, दूब फूल पत्ती पेड़, चित्त चकोर बावरा मन, जूं हर एक का थिरकने को तैयार है। नंदी खड़े सजे धजे पाल की, जय काल की गूंज रही स्वर लहरी, जय जय शंभु विशाल की। हिमालय पर आज खड़े शंभु महाकाल हैं, रज रज में बस रही सृष्टि के करतार हैं। हरी भरी वसुंधरा और शिव योगी की धार है, देखो चारों धाम में सजा आज शिव का दरबार है। चित्त को संभाल ले, चित्त को संभाल ले, मन तो एकाकार है, भोला की सवारी है, सावन का सोमवार है। ये मैंने उज्जैन में महाकाल जी को समर्पित की थी, और अच्छा। उनकी सवारी निकल रही थी, क्योंकि महाकाल की सवारी निकलती है हर सोमवार। हाँ तो हाँ। जब ये सवारी जिस दिन निकल रही थी, उस दिन मैं उसको देख रही थी, और मैं उस दिन ही ये लिख पाई। अच्छा, बहुत बढ़िया मैम, वाकई बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे कि सीमा मैम ने क्वारंटाइन के समय में अपने अनुभवों को इस किताब में लिखा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके क्या अनुभव रहे कोरोना काल में, इस बारे में कुछ बताएं आप। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि कोरोना का जो काल रहा, चाहे वो फर्स्ट वेव के दौरान कहें या सेकंड वेव के दौरान कहें, तो एक बहुत लंबा पीरियड जो है। हालांकि जब पहली लहर समाप्त हो गई उसके बाद भी बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने थी, बहुत सारी सावधानियां आपको बरतनी थी और आपको बच बच कर उसके बाद भी चलना था। दूसरी लहर ने तो बहुत कहर बरपाया। तो पहले लहर के दौरान एक तरह से लॉकडाउन लगाया गया था, और दूसरी लहर के दौरान अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। और लेकिन कोरोना ने निश्चित रूप से, महामारी को कभी भी अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, और महामारी हमेशा लोगों को कष्ट देने के लिए होती है, लोगों को परेशान करने के लिए होती है, न लोगों के जीवन के लिए खतरा होती है, बल्कि लोगों को शारीरिक मानसिक बहुत सारे तनाव होते हैं, लोगों के पारिवारिक तनाव होते हैं। और जिस तरह से हमने कोरोना में लॉकडाउन के दौरान देखा कि बहुत सारे लोगों में एक जो पारिवारिक विघटन की स्थितियां जी पैदा हाँ। हुई, बहुत सारे लोगों में मानसिक तनाव, डिप्रेशन और का शिकार हुए, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। ये सारे अनुभव लगातार लोगों के सुनने को मिलते थे, लगातार इनकी चर्चा होती थी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र, टीवी चैनलों के माध्यम से सारी चीजें जब सुनने को मिलती थी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में एक गहरा एक चिंता का भाव तो पैदा होता था। और दूसरा ये था कि जब कोरोना काल में आप घर में रहते थे, हालांकि हमारा जो दफ्तर था वो इस तरह का था कि उसमें आपको लॉकडाउन में भी आपको काम करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी सरकार में जो जनसंपर्क विभाग होता है वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि सारी जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं सरकार के द्वारा, क्योंकि कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो सरकार की होती है। सरकार ही सारी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार होती है, और सारी व्यवस्थाओं को जो वो जब जिम्मेदारी से निभाती है तो वो जनता तक उसकी सूचनाएं पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो जनसंपर्क विभाग की होती है। तो इसलिए हम लोगों को तो कोरोना काल में या कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोई ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हम लोग पूरे समय घर में रहे। हाँ, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमें पहले की तुलना में कई बार प्रारंभिक दौर में थोड़ा सा घर में रहने का ज़्यादा समय मिला। ऑफिस तो हम लोग लगातार जाते रहे, तो थोड़ा सा जब घर में आपको रहने का ज़्यादा समय मिलता है तो आपको सोचने, विचारने का, समझने का ज़्यादा अवसर मिलता है। तो जब इस तरह की सूचनाएं आती तो इन पर आप थोड़ा गंभीर चिंतन करते थे, गंभीर मंथन करते थे। आप देखते थे कि किस तरह से लोग परेशान हैं। फिर पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में हमने देखा कि जो है
लगातार मौतें बहुत हुई, लगातार लोगों के मरने की, और कई परिचित, कई रिश्तेदार, कई बहुत मित्र, करीबी मित्र हैं जिनको हमने खो दिया। तो उनका नहीं रहना भी कहीं ना कहीं हमें परेशान करता था, कहीं ना कहीं कठिनाई पैदा करता था। तो मैं ये कहूँगा कि क्वारंटाइन जो एक तरह से डायरी के माध्यम से आपने सवाल मुझसे किया, तो आप भी शायद ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि इस थोड़े से जो सोचने विचारने का जो समय मिला, आपने उसमें किन बातों पर चिंतन, मनन या मंथन किया। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें जिंदगी को एक बार नए सिरे से समझने का मौका हमको इस दौरान मिला। और हमने देखा कि जिन जीवन को हम लोग किताबों में पढ़ते थे, अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि जीवन बहुत क्षणभंगुर है, जीवन का एक पानी के बुलबुले की तरह है। तो इसलिए हमेशा आप जो है जीवन को महत्व दीजिए, जीवन को समझिए, और आपको जो थोड़ा बहुत समय मिला है उसमें अच्छे काम करिए, भलाई के लोगों के काम करिए, कल्याण के काम करिए, पुण्य पुण्य के काम करिए आप जो है। और कैसे अच्छे कर्म कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति तो कहती है कि कर्म प्रधान संस्कृति। हम मानते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो फल की चिंता मत करिए, अगर अच्छे कर्म होंगे तो फल आपको अपने आप अच्छा मिलेगा। हम तो गीता से सुनते आए हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो इस तरह से जब इस संस्कृति में हम रहते हैं, तो लेकिन हमने जीवन क्षणभंगुर है ये सुना था, लेकिन अनुभव हमने कोरोना काल में पहली बार किया। पानी का बुलबुला है, हमने देखा कि निर्दोष लोग जो अच्छा भला जीवन जी रहे थे, अच्छे सत्कार्य कर रहे थे, अच्छे कामों को करते करते अचानक हमारे बीच से चले गए। ऐसा लगा जैसे हमारे हाथ में से कोई उनको छीन कर ले गया। हमारे पास थे, हम उनको छूने की कोशिश कर रहे थे और लगता है किसी ने कहा कि नहीं आप छू नहीं सकते हैं। अचानक वो हमारे बीच से चले गए। और दूसरा, उसके ठीक विपरीत, किस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ लोगों की जानें जा रही थी, दूसरी तरफ लोग जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ वो लोग भी थे, और तीसरी तरफ वो लोग थे जो बेचारे डरे हुए थे, भयभीत थे, अवसाद का शिकार हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, तनाव में थे, और तनाव के कारण बहुत सारी कठिनाइयां उनको देखने को मिल रही थी। लेकिन एक तरफ वो भी उदाहरण हमारे सामने इसमें आ रहे थे जिसमें लोग परिवार के सदस्यों के नजदीक पहुंचे, लोग परिवारों के सदस्यों के साथ उन्होंने ज्यादा समय बिताया, ज्यादा लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका मिला, उनके जो है उनकी जो भावनाओं को प्रकट करने का उनको मौका मिला, उनको प्यार प्रकट करने का मौका मिला, अभिव्यक्ति देने का मौका मिला। तो हमें सभी तरह के मिले जुले जो उदाहरण दिए, तो हमने ये देखा कि जीवन की जो विविधताओं की हम बात करते थे, जीवन के विभिन्न रंगों की हम जो बात करते थे, कि जो अलग अलग धूप और छांव जिसको हम कहते थे जीवन में, वो धूप और छांव हमने बहुत करीब से देखी, उसको अनुभव किया, उसको महसूस किया हमने। और अगर एक तरह से हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने इस बात पर कहीं ना कहीं अपनी सहमति दिखाई कि कोरोना काल ने हमको एक तरह से फिर से जिस स्पिरिचुअलिज्म को, जिस आध्यात्मिकता को हम केवल किताबों में पढ़ते थे, जिसकी हम केवल मंचों पर चर्चा करते थे, उसका शायद अनुभव करने का हमको इंतजार था, उस आध्यात्मिकता का हमने अनुभव किया कि वो आध्यात्मिकता क्या होती है। हमने पहली बार ये अनुभव किया कि किस तरह से सीमित संसाधनों में जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया कि आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं थी, बहुत सारे भौतिक सुख साधन आपके पास नहीं थी, भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थी, आपके पास ऐशो आराम की व्यवस्थाएं नहीं थी, आपके जो खाने पीने घूमने फिरने की जो शौक हैं, जिनको हम कहते हैं कि आजकल वो पैसे से ही संभव होते हैं, जिनको भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़ते हैं हम, वो सब पर रोक लगी हुई थी, उन सब पर प्रतिबंध लगा हुआ था कहीं ना कहीं। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने जीवन जीने की कोशिश की, और धीरे धीरे लोगों ने उस जीवन को अपनी आदत में शुमार किया, और कई लोगों की जीवन शैली इसके बाद बदल गई, और लोगों को अब ऐसा लगने लगा कि शायद यही जीवन शैली सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली है। शायद भारतीय संस्कृति जिसकी पक्षधर है, जिस जीवन शैली की वकालत करती रही है, शायद वही ये जीवन शैली है जिसमें हम गीता में और अपने वेद पुराण और सारे हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हम किस तरह से सीमित साधनों में, सीमित व्यवस्थाओं में जीना सीखें। और जितना भौतिक सुख साधन होंगे उतना जीवन हमारा कष्ट में होगा, उतना जीवन हमारा मुश्किल में होगा, उतना ही जीवन हमारा चुनौतियों भरा होगा, और उतनी ही हम अपने जो आत्मनिर्भरता है उसको हम खो देंगे, हम लोगों पर निर्भर होंगे। तो इस तरह से एक आत्मनिर्भर जीवन, एक सीमित संसाधनों में जीवन, और
भौतिक सुख सुविधाओं से जिस सुख की हम कल्पना करते हैं, उससे ज्यादा सुखी जीवन हमने सीमित संसाधनों में रहकर देखा, और हमने ये महसूस किया कि जीवन में जो क्षणभंगुरता है, उस क्षणभंगुरता को हमें समझते हुए हमें कम से कम अपने जीवन को मानते हुए कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई के, कल्याण के काम कर सकें, और लोगों के जीवन में प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति और शांति, सौहार्द, इस तरह के जो भाव हैं, इन भावों का जितना से ज़्यादा संचार हम कर सकते हैं, और वही शायद आध्यात्मिकता की भी मांग है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। जितना हम ज़्यादा दूसरों के लिए करेंगे, उतना वो सारे लोग मिलकर हमारे लिए करते हैं, और शायद हमें उसी के माध्यम से सुख, संतुष्टि और एक ऐसा भाव हमें मिलता है जो शायद, जिस हम विश्व शांति की बात करते हैं, जो हम एक सुखद और शांत समाज की बात करते हैं, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ चारों ओर जो है समृद्धि हो, जो चारों ओर, और मतलब एक तरह से हम कहें कि जो प्रकृति के साथ तादाद में स्थापित करते हुए जो जीवन है, उस जीवन का अनुभव मैंने इस कोरोना काल में प्राप्त किया कि आप कितने और प्रकृति किस तरह से आपकी रक्षा करती है, प्रकृति किस तरह से आपको जीवन देती है। जिस प्रकृति को मनुष्य ने अपने अहंकार के आगे, अपने अहम के आगे और अपने सो कॉल्ड ज्ञान के आधार पर उसने प्रकृति को झुटलाने की कोशिश की थी, प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की थी, उसने अपने आप को प्रकृति से बड़ा साबित करने की कोशिश की थी। उस प्रकृति ने यह साबित कर दिया कि कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रकृति शायद ये साबित करने में लगी थी कि प्रकृति आपसे बड़ी है, मनुष्य से बड़ी है। प्रकृति तो सिर्फ आपको ये एहसास कराने में लगी हुई थी, आपको ये विश्वास दिलाने में लगी हुई थी कि हम सब मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं, हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ सहयोग करके, एक दूसरे के साथ समन्वय, तादाद में स्थापित करके, संबंध स्थापित करके ही हम एक दूसरे की न सिर्फ रक्षा कर सकते हैं, बल्कि एक दूसरे के विकास में सहायक हो सकते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। और हम सब मिलकर रहेंगे, यानी कि उसमें मनुष्य, उसमें प्रकृति, उसमें जीव जंतु, सभी लोग अगर मिलकर रहेंगे तो ही हम एक जो स्वर्ग समान समाज की हम जो बात करते हैं, स्वर्ग से सुंदर समाज की जो हम बात करते हैं, स्वर्ग से सुंदर दुनिया की जो हम बात करते हैं, शायद वो तभी संभव हो सकती है, या उसको साकार रूप में होते हुए तभी हम देख सकते हैं। इसलिए हमारे जो सारे अहम थे, जो सारे अहंकार थे, उनको तोड़ने का काम, और कई बार अपने आप को प्रकृति के समक्ष नतमस्तक होते हुए मैंने अपने आप को महसूस किया, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और मुझे लगता है कि शायद कभी कभी कुछ संकट जो ऐसे होते हैं जो कि वो एक रूप में देखा जाए तो हमें बड़े भयानक होते हैं, बड़े विपत्ति देने वाले होते हैं, लेकिन कुछ दूसरी ओर अगर देखें, हम दूसरा पक्ष देखें, तो हमें बहुत कुछ सिखाने वाले होते हैं, बहुत कुछ समझाने वाले होते हैं, बहुत कुछ ऐसा हमारे अंदर स्थायी परिवर्तन जीवन के अंदर हमें करके जाते हैं कि जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाता है, आपकी जीवन जीने की शैली बदल जाती है, आपकी जीवन दृष्टि बदल जाती है, आपके अंदर नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है, आपके अंदर सकारात्मकता जो है वो कूट कूट कर भर जाती है। तो मुझे लगता है कि जो हम कहते हैं कि आपदा में अवसर की जो बात हमने की थी, कि कई बार विपत्ति आपको आती है, परेशान करती है, लेकिन जब समय वो जाता है, अब आप कहते हैं कि समय हर समय जैसा नहीं रहता है, समय बदलता है। तो जब विपत्ति के समय हम परेशान तो होते हैं, लेकिन जब समय बदलता है तो वो विपत्ति हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है, बहुत कुछ हमारे अंदर बदलाव करके जाती है। हम उन बदलावों को महसूस करें, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ लोगों को ये एहसास कराना है कि वो जो बदलाव हमारे अंदर आए हैं, वो बदलाव हमने महसूस किए कि नहीं किए, हमने उनको समझा कि नहीं, उन पर विचार किया कि नहीं किया, और उन बदलावों को हम स्थायी बदलाव के रूप में अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर कुछ दिनों बाद भूल जाएं, फिर अपने आप को गुम कर दें और हम उसी जीवन शैली को अपना लें जो जीवन शैली लगातार हमें परेशान करती रही, चाहे हमारे स्वास्थ्य की, मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, किसी भी दृष्टि से, चाहे हमारे पारिवारिक स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम अपनी संस्कृति की बात करें, अपने संस्कारों की बात करें, हर दृष्टि से वो
जो पुरानी जीवन शैली थी वो हमारे लिए कष्टप्रद थी, हमारे लिए हमेशा समस्याएं पैदा करने वाली थी। आज हम अगर नई जीवन शैली की तरफ बढ़े तो हमें इसे लगातार अपनाना चाहिए। पर मुझे कई बार दुख होता है कि मैं देखता हूँ कि जैसे ही थोड़ा-सा समय बदलता है, तो लोग फिर वापस अपनी पुरानी स्थिति में आने लगते हैं और वो शायद अपने अनुभवों से कम सीखना चाहते हैं, अपने अनुभवों पर कम विचार करना चाहते हैं। वो एक जो चिंता का विषय है, उसकी ओर लगातार हमें जो हमारे जो सृजनशील लोग हैं, खासतौर से जो हमारे लेखक हैं, हमारे जो कवि हैं और जो हमारे खासतौर से मैं फिर एक बार ये कहूँगा कि जो सीमा जी जैसी जो कविताएं लिखने वाली लेखिकाएं हैं या लेखक हैं, जो गद्य लिखने वाले लोग हैं और फिर इंदिरा पब्लिशिंग हाउस जैसे जो प्रकाशक हैं जो उनको मंच देते हैं, जो जन जन तक उन विचारों को पहुंचाते हैं, तो शायद इनको अगर स्थायी रूप से लगातार लोगों के बीच में पहुंचाया जाएगा तो शायद मुझे लगता है कि हम एक समाज में स्थायी बदलाव देख सकेंगे। वरना फिर हम वही बात करने लगते हैं कि पहली लहर गई, हम सचेत नहीं हुए, हमने फिर उसी जीवन शैली को अपनाया तो दूसरी लहर हमारे सामने आई और दूसरी लहर हमारी पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक थी, ज़्यादा हमें मुश्किल में डालने वाली थी। और अब फिर हम बात करेंगे, अगर हम फिर सचेत नहीं हुए, फिर हमने इस जीवन शैली को नहीं बदला, तो तीसरी लहर की भी संकेत मिल रहे हैं, तीसरी लहर का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। और आप यकीन मानिए कि अगर हम जीवन शैली को नहीं बदल पाए, तो तीसरी लहर हो सकता है कि दूसरी लहर से भी ज़्यादा खतरनाक हो और शायद हमारे लिए अस्तित्व का सवाल पैदा करे, हमारे जीवन मरण का सवाल बन जाए। और अभी तक हम ये कर रहे थे कि मैं उससे अछूता हूँ, दूसरे लोग उससे प्रभावित हैं, लेकिन कब कौन अपने आप को प्रभावित महसूस करेगा ये कहा नहीं जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपदा में अवसर की जो बात कही गई है, विपत्ति से जो सीखने की बात जो कही गई है और उन बदलावों को महसूस करें, उनको हम अमल में लाएं, जीवन का हिस्सा बनाएं, तो एक बहुत खूबसूरत समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे लिए जो ये क्वारंटीन पीरियड इसको कहें या कोरोना का काल कहें या एक आपदा का काल कहें या महामारी का समय कहें, इस महामारी ने बहुत कुछ सोचने पर, बहुत कुछ समझने पर, बहुत कुछ चिंतन मनन करने का मौका हमको दिया, बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। और हमारी समझदारी इसी में कि जो हमने सीखा है, जो अनुभव किया है, अब हम उस पर अमल लाएं और एक इसको सुंदर समाज को बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। धन्यवाद। तो वाकई में आपने सही कहा कि कोरोना काल ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है और अभी थर्ड लेयर से वेव से बचने के लिए हमें वाकई सब बहुत प्रिकॉशंस लेना चाहिए ताकि हम लोग बच सके थर्ड लेयर से। और मैं जानना चाहूंगी सर, क्या आपने भी कुछ लिखा है? जैसे मैम ने क्वारंटीन डायरी बुक लिखी है, वैसे आपने भी क्या कुछ लिखने का कार्य किया है लॉकडाउन पीरियड में? एक बार रिपीट करिएगा, सवाल में समझ नहीं पाया। हाँ सर, नहीं सर, मैं बोल रही हूँ जैसे कि सीमा मैम ने बुक लिखी है क्वारंटाइन डायरी लॉकडाउन पीरियड में, तो वैसे क्या आपने भी कुछ लिखा है? हाँ, निश्चित रूप से ये तो हमारी एक इसकी सार्वजनिक घोषणा भी हो सकती है और आंतरिक रूप से देखें तो मनीष भाई और हम लोग लगातार चर्चा भी करते हैं, क्योंकि हम इस पीरियड में हमने 2 पुस्तकों पर लगातार हमारा काम इसमें चल रहा था। और क्योंकि एक मैं मानता हूँ कि जो गांधी जी की जो जीवन शैली है वो आज भी जो है बहुत ऐसी कहें कि आदर्श जीवन शैली है। जिस समाज की हम कल्पना करते हैं उस समाज को अगर हमें पाना है, उसको साकार रूप में देखना है, तो गांधी जी के जो विचार हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ समय पहले ही हमने गांधी जी का जो है 150वां जन्म वर्ष अभी हमने मनाया था। तो हम लोग इस कोरोना काल में लगातार गांधी जी के विचारों पर चिंतन मनन करते रहे और हमने बहुत सारे जो गांधीवादी विचारक हैं उनसे हमने संपर्क इस बीच में किया था और हमने हमारी योजना थी कि हम एक पुस्तक गांधी जी के विचारों पर केंद्रित प्रकाशित करें और उसके लिए हमने बहुत सारे जो गांधीवादी विचारक हैं उनसे लेख आमंत्रित किए थे। उन लेखों को संपादित करने की प्रक्रिया हमारी इस कोरोना काल में लगातार चलती रही। हम और मनीष भाई लगातार उसमें डिस्कस करते रहे और हमने काफ़ी हद तक उस पुस्तक में आगे प्रगति भी की है। वो लेख हमारे तैयार हो गए हैं, उनका एक प्रथम जो संपादन है वो भी हमारा हो गया है और अब उनको हम अंतिम रूप से संपादित कर उसको शीघ्र पुस्तक के रूप में, और मुझे खुशी है कि उस पुस्तक का प्रकाशन भी इंदिरा पब्लिशिंग हाउस करेगा। आप और मनीष भाई ने सहमति दी है, करेंगे। और इसी बीच में हम लोग एक और काम कर रहे थे कि जो है क्योंकि जनसंपर्क से हम लोग जुड़े हुए हैं और जनसंपर्क का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है और कोरोना काल में जो जनसंपर्क है उसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण साबित हुई है। तो कोरोना काल में जो हमारे जनसंपर्क व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रोफेशनल्स कोरोना काल में किस तरह से, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे
जो साधन थे जो सीमित हो गए थे, बहुत सारी प्रतिबंध आपके ऊपर लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जनसंपर्क काम करना था, लोगों तक सूचनाएं पहुंचानी थी, जन जन तक जानकारियां पहुंचानी थी आपको। तो आपने बहुत सारे नए तरीके उसके ढूंढे, नए रास्ते आपने ढूंढे, नए माध्यमों का आपने उपयोग किया। तो बहुत सारे जो नए प्लेटफॉर्म इस बीच में तैयार हुए। तो अब उन चुनौतियों का, कोरोना काल में सारे प्रतिबंधों का और सारी जो सामाजिक दूरी बनाए रखना है, डिस्टेंसिंग, इन सबका पालन करते हुए जनसंपर्क अधिकारियों के सामने चुनौती थी कि उनको काम करना था। तो हमने बहुत सारे ऐसे जनसंपर्क अधिकारी जिन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छे ढंग से काम किया, उन चुनौतियों को स्वीकार किया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने कोरोना की सारी गाइडलाइन का पालन करते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों को समझा और जन जन तक सूचनाओं को पहुंचाने का काम कि आपको कहाँ इलाज कराना है, आपको किस तरह से बचना है, आप सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, अगर आपको जो है घर में रहने में कठिनाई है तो आप किस तरह की जीवन शैली अपनाएं, उनके इलाज की व्यवस्था, उनके वैक्सीन कब आएगा, कैसे। अब तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं, अब तो वैक्सीन हमारा आ चुका है कोरोना का, और लोग उत्साह के साथ वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन एक दौर था जब वैक्सीन के आने का लोग इंतजार कर रहे थे, तो लोगों को लगातार जिज्ञासा थी कि वैक्सीन के क्षेत्र में कौन कौन कंपनियां, कौन कौन से सरकारें, कौन कौन से देश काम कर रहे हैं, और वैक्सीन की क्या स्थिति है, कब तक वैक्सीन आएगी। लोगों के अंदर जो डर था वो था। फिर जब वैक्सीन आ गई तो लोगों के अंदर एक दूसरे तरह का भय होगा कि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं थे। तो वहां लोगों को जागरूक करना था, लोगों को बताना था कि वैक्सीन किस तरह से लगवाएं और वैक्सीन क्यों आपके लिए उपयोगी है, किस तरह से आपके लिए हितकारी है। और फिर अब वैक्सीन लगवाने के लिए जिस तरह की होड़ है, तो अब वहाँ उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताना जरूरी, मैनेज ना हो, तो ऐसा ना हो कि वैक्सीन के लिए जो भगदड़ मचे उसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन न हो और फिर हम जिससे बचना चाहते हैं उसी संकट में हम फिर फंस जाएं। तो आप देखिए कि जनसंपर्क अधिकारियों की चुनौती कितनी अलग अलग तरह की होती है, और एक छोटे से 1.5 साल के पीरियड में एक तरफ वैक्सीन कैसे आ रही, कब आ रही, इसके बारे में बताना था, दूसरे बारे में, दूसरे फेज में उसके भय को खत्म करना था, और तीसरे फेज में उसकी व्यवस्था के प्रति जागरूक करना है। और कैसे कैसे लोगों की मानसिकता बदलती है। आप देखिए समाज पर बहुत सकते हैं, नहीं है तो उसका इंतजार कर रहे हैं, वैक्सीन आ गई तो उसको लगाने के लिए लगाने वाले इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगवाने वाले नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि उसका एक दूसरे तरह का डर समाज में पैदा हो गया है। और फिर उसके बाद जब अब लोगों का भय खत्म हो गया है तो फिर उसके लिए इतनी तरह से लोग उमड़ रहे हैं कि फिर वहां एक नई तरह की समस्या पैदा हो रही है। तो ऐसे बहुत सारी चुनौतियां थी कोरोना काल में जनसंपर्क अधिकारियों की। तो हमने कोरोना काल में जनसंपर्क इस शीर्षक पर भी जो है कुछ लेखों को हमने आमंत्रित किया है, और वो लेख हमारे पास आ गए हैं, उनका भी हम संपादन हम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों पर इस कोरोना काल में, पहली लहर में और दूसरी लहर में हमने काम किया है, और वो हमारा काम काफी कुछ आगे बढ़ा है, अंतिम दौर में है। और मुझे लगता है कि जल्द ही इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के माध्यम से वो दोनों ही प्रकाशन लोगों तक पहुंचेंगे, और लोग उनसे जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, लोगों का ज्ञानवर्धन होगा, कुछ अनुभव में वृद्धि होगी, कुछ नई जीवन शैली को, कुछ नए तरीकों को, अपने जो प्रोफेशनल्स हैं जनसंपर्क के उनको कुछ सीखने को मिलेगा, गांधीवादी विचारों से लोगों को गांधी जीवन को, गांधी दर्शन को समझने का मौका मिलेगा। और शायद जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, हम जो बेहतर जीवन की बात करते हैं, स्वस्थ जीवन की बात करते हैं, वो जो गांधी जी ने अलग अलग बिंदुओं पर विचार रखे हैं, उन सबको समझेंगे लोग। और शायद एक छोटा सा प्रयास, हमारी छोटी सी आहुति प्रोफेशनल लोगों के लिए और समाज में गांधी दर्शन को अपनाने के लिए होगी, कि शायद कुछ लोग सीखें, और कुछ लोग भी अगर अपने आप को बदल पाए, कुछ लोग भी अगर उन चुनौतियों को समझ पाए, तो शायद हमारा जो एक छोटी सी आहुति है उसको, उसके माध्यम से हम मानेंगे कि हमारा जो प्रयास है वो सफल रहा, और कहीं ना कहीं जो है एक संतुष्टि का भाव हमें मिलेगा। और देखिए, उम्मीद है कि जल्दी हम इन प्रकाशनों को लेकर पाठकों तक पहुंचेंगे। या सर, मुझे लग रहा है वाकई आपकी बुक जल्दी आना चाहिए, कि आपने टॉपिक बहुत अच्छा लिया है, और मैं आशा करती हूँ जल्दी आपकी बुक पब्लिश होगी ऐसी उम्मीद करती हूँ। जी जी बिल्कुल, इसके लिए मैं इंदिरा पब्लिशिंग हाउस का भी आभारी हूँ। मनीष गुप्ता जी, दीप गुप्ता जी और पूरी जो आपकी टीम है, उन सबका मैं आभारी हूँ कि उसका सहयोग मिला है। पिछले प्रकाशन भी उनके सहयोग से आए हैं, और मुझे लगता है कि आगे भी हम लोग इसी श्रृंखला को रहेंगे नियमित रूप से। अच्छा सीमा मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भविष्य में दर्शकों को आपकी लिखी कौन सी और किताबें पढ़ने को मिलेंगी? मेरा अभी तो क्वारंटीन डायरी के लिए जो बची हुई कविताएं हैं, तो 2 पार्ट तो अभी उसके और आएंगे। हाँ। तो जो है वो शॉर्ट स्टोरीज का है, तो 25 कहानियां हैं उसकी। इसके अलावा मैं, हमारा जो फील्ड है पत्रकारिता, उसमें बच्चे कैरियर में क्यों असफल होते हैं, किस किस जगह पर असफल हो जाते हैं, उसको लेकर एक छोटी सी
60-70 पेज की एक बुक तैयार कर रही हूँ। आधा काम हो चुका है उसका, मेरा रिसर्च भी चल रहा था, काम पूरा हो गया, अब लेखन शुरू हो गया है उसका, वो जल्दी ही सामने आएगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे इस फील्ड में आते हैं, हमारी पत्रकारिता में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहते हैं, टीवी में जाना चाहते हैं, रेडियो में जाना चाहते हैं, उनको रास्ते पता नहीं होते हैं। रास्ते पता हो जाते हैं तो वो जल्दी वापस लौट जाते हैं। उसके पीछे कारण ये होता है कि वो कहते हैं अरे वहां पर बेगारी बहुत ज्यादा है, लोग बहुत मिल गए, सस्ते मिल गए, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप परफेक्ट हो किसी फील्ड में जाने के लिए, तो आप कहीं भी अपना रास्ता बना सकते हैं। तो बच्चे कहाँ पर कमजोर रह जाते हैं, मैं उस कड़ी के लिए लिख। अच्छा मैम, बहुत बढ़िया मैम। मैं चाहूंगी कि जल्दी आपकी बुक की सेकंड पार्ट भी जल्दी धन्यवाद। पब्लिश हो। जी जरूर। हाँ, और अब जैसे कि आपने ये बुक इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश कराई है, तो मैं आपके अनुभव जानना चाहूंगी कि आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के बारे के साथ में, इस बारे में बताएं कुछ आप। सबसे पहले तो मैं आपको और मनीष भाई को धन्यवाद दूंगी। हम्म, तीसरा मैं वैशाली मैम को धन्यवाद दूंगी। हम्म, आपके पब्लिशिंग हाउस से ज्यादातर कोऑर्डिनेट मेरे दोनों बच्चों ने किया था। उसके बाद मैं जितना पार्ट आपको मिल पाई हूँ, आप लोगों के पब्लिशिंग हाउस से जितना जुड़ पाई हूँ, हम्म, उससे मैंने ये जाना कि आप लोग एकदम पारिवारिक तौर पर नवलेखकों को स्थापित करते हैं। कोई हिचक नहीं है, कहीं पर उसको भी कोई कमजोरी है, कहीं ग्राफिक्स नहीं है, कहीं प्रूफ में गलत है, तो बजाय इसके कि प्रोफेशनल हो के आप अलग कर दें, आप लोग बकायदा उसकी समस्या को सुलझाते हैं। तीसरा मेरा सबसे अच्छा अनुभव आप लोगों के साथ ये रहा कि क्या होता है, कोई भी पब्लिशिंग हाउस बुक लेता है, पब्लिश करता है और उसको कहता है कि आप समारोह करो, काम खत्म। पब्लिशिंग हाउस, इंदिरा पब्लिशिंग हाउस को मैं देख रही हूँ कि अलग अलग टॉपिक पर, चाहे वो लेखक मतलब कहना चाहिए नामी हो या नवीन हो, इंदिरा पब्लिशिंग हाउस उसको समान रूप से मार्केट तैयार करके देता है, उसको पब्लिसिटी देता है, उसको न्यूज वैल्यू देता है। तो ये एक मेरे लिए सबसे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेरा यहाँ पर इस माध्यम के जरिए ये कहना है, जितने भी नवलेखक हैं, नवलेखक क्या, मेरा तो मानना है कि इस कोरोना टाइम में अच्छे अच्छे लोग बाहर आए हैं, उनकी जो गतिविधियां थी, उनके जो शौक थे, वो सामने आए हैं। चाहे वो संगीत का हो, चाहे लेखन का हो, चाहे गीत का हो, कविता का हो, एक दौर चल पड़ा है। तो मेरा कहना है कि जो नवलेखक हैं वो लिखें और बाकायदा आप लोगों से मिलें। आप लोग जो उनको मार्गदर्शन देंगे वो उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा। हाँ जी मैम, धन्यवाद आपका। और दर्शकों का हेलो, जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम आपको? जी 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 हाँ, जी, बहुत डिस्टरबेंस कुछ हो रहा था। कोई बात नहीं। जी हाँ जी, हाँ, आ रही आ रही है। हाँ, तो मैं अब आप दोनों का और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। और पुष्पेंद्र पाल सिंह जी, आपका यहाँ होना ही गौरव की है बात। हमेशा याद रहेगी हमें आपसे ये अतुल्य मुलाकात। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसे हम न भुला पाएंगे। हमारी ओर से आपका वंदन बार बार। इंदिरा पब्लिशिंग हाउस की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और आप लोगों के बीच आना हमेशा परिवार के बीच आने जैसा लगता है। हाँ सर, वाकई में बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से बुक अपनी प्रिंट कराई, पब्लिश कराई। और जल्द ही हम आपकी नई बुक भी पब्लिश करेंगे। जी, अब मैं और डायरेक्टली आपसे मिलूंगी। हाँ, और दर्शकों में आप लोगों का भी बहुत बहुत और धन्यवाद आपकी करना टीम के प्रमोद जी और वैशाली जी को भी धन्यवाद, वो बड़े सक्रिय जी जरूर, सदस्य हैं आपकी टीम जी में। जरूर, हाँ सर, वो कोऑर्डिनेट हम करते हैं आपका ऑथर से। बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। तो मिलते हैं आप फिर नेक्स्ट सैटरडे नए ऑथर के साथ, शनिवार की शाम लेखक के नाम कार्यक्रम में। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद। थैंक यू ठीक है, सर, आपका भी धन्यवाद। 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 धन्यवाद दीपाली जी। हाँ, धन्यवाद मैम। ओके, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार।